मैं आपको लेसन 2 लास्ट स्प्रिंग का पार्ट 2 मुकेश की स्टोरी आई वांट टू ड्राइव अ कार एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो ये स्टोरी मुकेश की है, जहाँ हमें ऑथर बताती हैं कि जो मुकेश है वह अपना स्वयं का मालिक बना रहना चाहता है। मतलब ये है कि वो किसी का ऑर्डर फॉलो नहीं करना चाहता। और अब ऑथर जब मुकेश से मिलती हैं तो जब मुकेश और ऑथर की बात होती है तो मुकेश कहता है कि मुझे एक मोटर मैकेनिक बनना है। और तब ऑथर मुकेश से पूछती हैं कि क्या तुम कार्स के बारे में कुछ भी जानते हो। तब मुकेश ऑथर की आंखों में देखते हुए कहता है कि मैं कार चलाना सीख लूँगा। और आगे ऑथर हमें बताती हैं जो मुकेश का ड्रीम है वो बस एक इमेजिनेशन की तरह मुझे लगता है। और अब ऑथर आगे बताते हुए कहती हैं फिरोज़ाबाद चूड़ियों के लिए बहुत ज़्यादा ही फेमस है। घर में हर एक परिवार में कोई न कोई चूड़ी बनाने वाला काम ज़रूर करता है। और फिरोज़ाबाद में कई सारी ऐसी भी फैमिली हैं जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी सिर्फ चूड़ियों का उद्योग करते हुए अपना जीवन बिता दिए। और जो मुकेश का परिवार है वह भी उनमें से एक है। और यहाँ तक कि उन फैमिली को ये भी नहीं पता है मुकेश जैसे छोटे बच्चों का ऐसे काम करवाना गैर कानूनी है। लेकिन ये सब बात उन फैमिलीज़ को बिल्कुल भी नहीं पता है। और ऑथर हमें ये भी बताते हैं कि ये जो लॉ है बच्चों से काम नहीं करा सकते, अगर ये लॉ वहाँ पर लागू होता है तो उस दौरान उन सभी 20,000 लोगों को बचा सकते हैं जहाँ पर वो लोग पूरा दिन गर्म भट्टियों के सामने काम करते हैं। और यही वह कारण है कि बच्चे अपनी आँखों की रोशनी जल्दी ही खो बैठते हैं, मतलब कम उम्र में ही उनकी आँखों की रोशनी चली जाती है। और अब मुकेश ऑथर को अपने घर ले जाता है। ऑथर से कहता है कि उसका जो घर है वह फिर से रीबिल्ट हो रहा है। और अब इसके बाद ऑथर बताती हैं जब वो मुकेश के घर जा रही थी उन्हें रास्ते में कूड़े करकट और बदबूदार गलियों से होकर गुजरना पड़ा। और ऑथर को ऐसी ऐसी घरों से गुजरना पड़ा जिनकी घरों की दीवारें टूटी हुई थीं और दरवाजे ठीक से फिट भी नहीं होने के कारण डगमगा रहे थे। और फिर आगे कुछ देर चलने के बाद एक घर के सामने रुकता है और लोहे के एक डगमगाते दरवाजे को ज़ोर से लात मारकर खोल देता है। और इसके बाद मुकेश और ऑथर एक आधे बने हुई झोपड़ी में प्रवेश करते हैं। और उस घर के एक पार्ट में सूखी हुई घास के बने छप्पर के नीचे वाले हिस्से में चूल्हा था जिस पर एक बड़ा सा बर्तन रखा था जिसमें पालक उबल रही थी। और नीचे एल्युमिनियम थाली थी जिसमें कटी हुई सब्जियां पड़ी थीं। और वहाँ पर एक महिला थी जो कि बहुत कमज़ोर थी, वही सबके लिए भोजन बना रही थी। और अब ऑथर कहती हैं कि धुएं के कारण उस महिला की आंखों में काफ़ी आंसू भरे हुए थे और उसने मुझे देखकर थोड़ा सा मुस्कुराया। और वो महिला मुकेश के बड़े भाई की पत्नी थी। ऑथर कहती हैं कि वह महिला उम्र में तो बहुत बड़ी नहीं है लेकिन घर की बहू होने के कारण उस पर काफ़ी जिम्मेदारियां हैं। और फिर मुकेश के पिता घर के अंदर आते हैं। तब मुकेश के बड़े भाई की वाइफ एक टूटी दीवार के सहारे पीछे सरक जाती है और घूंघट से अपना चेहरा ढक लेती है। वहाँ पर यह प्रथा है कि पुत्र की पत्नी को बुजुर्गों के सामने अपना चेहरा ज़रूर ढक लेना चाहिए। अब ऑथर हमें आगे बताते हैं कि मुकेश के पिता एक बैंगल मेकर हैं, मतलब चूड़ी बनाने वाले। लेकिन पहले वो एक दर्जी हुआ करते थे। लेकिन मुकेश के पिता ने बहुत सालों तक हार्ड वर्क किया पर फिर भी वो आज तक न तो कोई अच्छा घर बना पाए और न ही अपने दोनों बेटों को स्कूल भेज पाए। उन्होंने अपने बेटों को वही सिखा पाए जो वह जानते थे, यानी चूड़ी बनाने की कला। और अब मुकेश की दादी कहती हैं कि चूड़ियाँ बनाना हमारा कर्म है और हमारा भाग्य है। इसके बाद मुकेश की दादी कहती हैं क्या कभी ईश्वर द्वारा प्रदत्त देने वंश परंपरा तोड़ी जा सकती है। मतलब ये है कि चूड़ी बनाने वाले की जाति में पैदा होकर क्या हम कोई और काम नहीं कर सकते। वो कहती हैं मैंने आज तक चूड़ियाँ बनाने के अलावा और कुछ नहीं देखा है। वो कहती हैं कि फिरोज़ाबाद की हर गली में, हर आंगन में, हर घर में सिर्फ़ और सिर्फ चूड़ियाँ ही देखने को मिलेंगी। कभी मालाओं के रूप में चूड़ियाँ तो कभी गुच्छों या बंडल के रूप में, या धूप सी सुनहरी हरी गहरी चमकीली हरे रंग की, यह आंगनों में बिखरी पड़ी रहती हैं। और इसके बाद ऑथर हमें बताते हैं वहाँ पर जो बच्चे हैं
वो अपने पेरेंट्स के साथ बैठकर एक दीपक की रोशनी में, जो कि काफ़ी हल्की रोशनी होती है, उनमें वो चूड़ियों को वेल्ड करते हैं, मतलब जोड़ते हैं। और इतने कम रोशनी होने के कारण उनकी आंखें उन डार्क साइड में ढल जाती हैं, जो कि बाहर के तेज़ रोशनी के मुकाबले बहुत कम होती है। और फिर वो इसी काम को इतना लगातार करते रहते हैं कि वो बड़े होने तक अपनी आँखों की रोशनी को खो बैठते हैं। और अब इसके बाद ऑथर हमें बताती हैं कि एक छोटी सी लड़की है जिसका नाम सविता है, और उसने एक बहुत ही भद्दा सा दिखने वाला गुलाबी रंग के कपड़े पहने हुए हैं, और एक बूढ़ी औरत के पास बैठकर कांच के टुकड़े को जोड़ रही होती हैं। और अब ऑथर कहती हैं, क्या वह उन चूड़ियों की पवित्रता को समझती है जिन्हें वह उस बूढ़ी औरत के साथ मिलकर जोड़ रही है। ऑथर ऐसा इसलिए कहती हैं क्योंकि चूड़ियाँ भारतीय स्त्रियों के लिए सुहाग का प्रतीक होता है। और अब ऑथर बताती हैं कि यह बात उसे तब समझ में आएंगे जब उसका सिर एक लाल घूंघट से ढक दिया जाएगा, और उसके हाथों में मेहंदी लगा दी जाएगी, और उसके कलाइयों में लाल चूड़ियाँ पहना दी जाएंगी, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह उसके बगल में जो बूढ़ी औरत बैठी है, जो कि बहुत पहले ही वह एक दुल्हन बनी हुई थी। और अब वह बूढ़ी औरत ऑथर से कहती है कि उन्होंने आज तक अपनी पूरी लाइफ में कभी भी भर पेट भोजन नहीं खाया है। इसके बाद उस बूढ़ी औरत के हस्बैंड कहते हैं कि वो चूड़ियाँ बनाने के अलावा और कुछ भी नहीं जानते। उन्होंने अपने परिवार के रहने के लिए सिर्फ एक घर ही बना पाया है। और अब यह सब सुनकर ऑथर सोचने लगती हैं, उसने वो हासिल कर लिया है जो लोग पूरी ज़िंदगी भर मेहनत करने के बाद भी एक घर तक नहीं बना पाते। कम से कम उनके पास एक घर तो है अपनी फैमिली के लिए। इसके बाद ऑथर हमें बताती हैं कि जो ये चूड़ियाँ बनाने वाले लोग होते हैं, इनकी फैमिली के पास पैसे नहीं होते हैं, ये बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं। यही कारण है कोई और काम नहीं कर पाते, मतलब बैंगल मेकिंग के अलावा और कुछ नहीं करते हैं। और ऐसा लगता है कि फ़िरोज़ाबाद में समय के साथ कुछ भी नहीं बदला है। इस परिश्रम ने लोगों को नए सपने देखने की इच्छा शक्ति को ही ख़त्म कर दिया है। और अब इसके बाद ऑथर एक ग्रुप ऑफ यंग मैन से पूछती हैं कि तुम सभी लोग मिलकर स्वयं की एक सहकारी समिति क्यों नहीं बनाते? तुम लोग किसी मिडिल आदमी का यूज़ क्यों करते हो? मतलब ये जो बैंगल मेकर हैं, ये बहुत अच्छा बिजनेस है, लेकिन ये लोग एक दूसरे आदमी का यूज़ करते हैं, लेकिन ये एक मिडिल आदमी का यूज़ करते हैं जो कि उनकी चूड़ियाँ ख़रीदता है और फिर बाहर बेचता है। लेकिन वो चूड़ियाँ उनसे वो बहुत सस्ते दाम में ख़रीदता है और फिर बाहर वो बहुत अच्छे दाम पर उसे बेचता है, जिस कारण वो हमेशा गरीब के गरीब रह जाते हैं। तो इसके बाद उस ग्रुप में एक आदमी कहता है, अगर हमने अपना ऑर्गेनाइजेशन बना भी लिया तो पुलिस की वजह से हमें गैर कानूनी काम के आरोप में मारेंगे, पीटेंगे और जेल में भी डाल देंगे। अब ऑथर को उनकी बात सुनने के बाद ऐसा लगता है जैसे दो अलग अलग संसार बन गए हों। पहला संसार ऐसा है जो परिवार की गरीबी के जाल में फंसा है, मतलब एक बैंगल मेकर अगर उस परिवार में जन्म लेता है तो वह कुछ और क्यों नहीं कर सकता बैंगल्स मेकिंग के अलावा। और दूसरा संसार का मतलब यह है कि वो लोग साहूकारों, बिचौलियों, पुलिस वालों, कानून को लागू करने वाले राजनेताओं के कुचक्र में फंसे हुए हैं। ये दोनों संसार में मिलकर बच्चों को ऊपर ऐसा बोझ लाद दिए हैं जिसे वो कभी उतार ही नहीं सकते। अगर वो लोग कुछ हटकर करना चाहेंगे तो इसका मतलब होगा कि चुनौती देना, और चुनौती देने का मतलब कुछ अलग करना उनकी परवरिश में नहीं है। लेकिन ऑथर कहती हैं, जब मुकेश में कुछ अलग करने की इच्छा दिखाई दिया तो मुझे बहुत खुशी हुई। और अब मुकेश ऑथर से कहता है कि मुझे मोटर मैकेनिक बनना है। वह ये बात फिर से रिपीट करता है। वह किसी गैरेज में जाएगा और वहाँ पर मोटर मैकेनिक सीखेगा। अब ऑथर कहती हैं, गैरेज तो तुम्हारे घर से काफ़ी दूर है। तो मुकेश कहता है, मैं पैदल चला जाऊँगा। अब ऑथर मुकेश से कहती हैं, क्या तुम हवाई जहाज़ भी उड़ाने का सपना देखते हो? तो मुकेश अचानक से चुप हो जाता है और वह ज़मीन की ओर देखते हुए कहता है, नहीं। ऑथर कहती हैं कि वह उन कारों की सपने देखने में ही संतुष्ट है जिन्हें वह अपने गांवों और गलियों में तेज़ी से गुजरते हुए देखता है। वैसे भी बड़ी मुश्किल से ही फ़िरोज़ाबाद में
हवाई जहाज़ उड़ते हुए दिखते हैं। तो बस यहीं पर ख़त्म होती है मुकेश की कहानी। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब।